दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा सेट नंबर 8वां। इससे पहले हमने आपको 7 टेस्ट करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जानते हैं आप ये चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, तो अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो अगला सेट आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन पेपर आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर इस टेस्ट को पहले खुद से सॉल्व करिएगा। उसके बाद आकर के यहाँ पर आंसर की विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को समझिएगा। अन्य सारे टेस्ट के भी क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जहाँ पे आपको छोड़ा था वहीं से आगे चलेंगे। तो कल हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपसभापति वाले चैप्टर तक आकर के रुक गए थे। तो वहां से जो अब सवाल बनते हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर के और डिप्टी स्पीकर को लेकर के, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में। तो कह रहा है कि पहली बैठक जब सामान्य चुनाव हो जाता है तो उसकी पहली बैठक के पश्चात जो उपस्थित सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है साथी, लोकसभा स्पीकर आप जानते हैं लोकसभा के ही अध्यक्ष सदस्य होते हैं जिनका चुनाव कर लिया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। देखिए अब ये काम प्रधानमंत्री के द्वारा आप जानते हैं नहीं किया जाता, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के जो पद की तारीख है कि मतलब कब उनका चुनाव होना चाहिए साथी, ठीक है, उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहीं पर यह सवाल गलत किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं कि कब जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुनना है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप पहला चुने तो आपका सही जवाब होगा ए, हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ऐसे ही सवाल पेपर में बार बार आते हैं। 2017 में आप देखेंगे तो कूट कूट करके जो है इतने डिफिकल्ट सवाल आए थे कि अगर एक इस बार आ जाए ना 2017 की तरह, तो कितने भी पढ़ने वाले बच्चे, भाई 12 से 14 सवाल आते हैं पॉलिटी में, ठीक है, और अगर ये 17 की तरह आ जाता है ना तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना वो तुरंत धराशायी हो जाएंगे, कितना ही अच्छा मैथ रीजनिंग हिंदी क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं बहुत अच्छा जाता है ऐसा ही। ठीक है साहब, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो जब पहली बैठक हो जाती है उसके पश्चात उन्हीं के सदस्यों में से जो उपस्थित सदस्य होते हैं उन्हीं के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा, लोकसभा का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा उसकी तारीख का निर्धारित करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद पर रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है जो जीतता है उसी भाई उसी से चुन करके आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब तक लोकसभा चलेगा, जब तक लोकसभा भंग नहीं होती है, यानी अमूमन 5 वर्ष तक, तब तक जो है अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। ठीक है, जब लोकसभा विघटित होती है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ भले ही अध्यक्ष जो है लोकसभा के जीवन काल तक ही पद धारण करता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, जैसे अगर 5 साल में समाप्त होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उससे पहले विघटित हो जाती है तो क्या होगा, तो भाई होगा ये कि अध्यक्ष तभी भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कब तक, जब तक नई लोकसभा की बैठक नहीं हो जाती है, मतलब चुनाव होगा नई लोकसभा बनेगी तब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी जो लोकसभा के जो स्पीकर है साथी, अध्यक्ष महोदय है, वह जो कह रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष महोदय यानी जो डिप्टी स्पीकर हैं, इनको संबोधित करके, राष्ट्रपति को संबोधित करके नहीं, ना ही प्रधानमंत्री को। यानी मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि सर जो ये स्पीकर है ना, ये ना तो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है, और ना ही प्राइम मिनिस्टर को देंगे साथी, इन दोनों का संबोधन नहीं करेंगे, बल्कि डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा, ठीक है, अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मित्र, ये वाला बात बिल्कुल सही है कि स्पीकर यहाँ पे संसद राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, उपाध्यक्ष को देते हैं अपना त्याग पत्र, उनको संबोधित करके। ठीक है, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य, लोकसभा के उस समय के जितने सदस्य हैं यानी समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।
से उसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? लोकसभा स्पीकर को साथियों। तो समस्त सदस्यों का बहुमत मतलब जितने भी सदस्य उस समय उपस्थित हैं उन सारे सदस्यों का बहुमत से इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, सामान्य तरीके से नहीं, बहुमत से, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। सी हो जाएगा प्रश्न का साथियों राइट आंसर, करेक्ट जवाब। देखिए, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 93 तक हमने आपको बता दिया था। अब हम आर्टिकल 94 आपको समझाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, समझिएगा, एक एक आर्टिकल पे समझते चलेंगे। अगर आप अच्छे से पूरा सेट कंटिन्यू देखते रहें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आर्टिकल 52 से अभी तक एक भी आर्टिकल मिस नहीं किया। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, अनुच्छेद 94 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 94 कहा कि भाई देखो, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे हो सकता है, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है, और वो पद का त्याग कैसे कर सकते हैं या वो पद से हटाए कैसे जा सकते हैं। ये तीनों बातें जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 94 में देखने को मिलेगा। तो कहता है कि कुछ ऐसे केस हैं जब कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए साथियों ओम बिरला का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन इनका मन करा नहीं हम लोकसभा में नहीं जाएंगे, हमें राज्यसभा में जाना है मान लीजिए। ठीक है, तो ये भाई साहब लोकसभा से कूद करके राज्यसभा में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में, अब चूंकि ओम बिरला आप जानते हैं लोकसभा स्पीकर हैं, तो ये भाई साहब स्पीकर नहीं रह सकते। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को? ये जैसे अभी स्पीकर हैं, अगर ये कूद करके अपने सदन को छोड़ करके इस सदन के सदस्य नहीं रह जाते, इस सदन के बन जाते हैं, कोई सदन के बन जाते हैं, तो वह जो है लोकसभा के स्पीकर नहीं रह जाएंगे। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर की कहानी है। ठीक है, और कह रहा है कि किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और यदि वह उपाध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। तो त्याग पत्र कहाँ पे दिया हुआ है? अनुच्छेद 94 में दिया हुआ है। और सुनिए कि दूसरी बात है पद त्यागने का, अध्यक्ष होंगे तो उपाध्यक्ष को दे देंगे, और उपाध्यक्ष महोदय अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे तो अध्यक्ष को। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तीसरा कब कैसे खाली हो जाएगा? तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा, साथियों ये भी एक प्रकार का बहुमत होता है, समस्त सदस्यों का बहुमत। ठीक है, इसके द्वारा ये साथियों पद से भी हटाए जा सकते हैं। और सुनिएगा, हालांकि ऐसा अगर मान लीजिए उन्हें हटाना है तो ऐसा कोई संकल्प लाना है अगर, ठीक है, तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। बिना सूचना दिए आप, अगर मान लीजिए कि ओम बिरला को आपको हटाना है तो उन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि साहब आपको हटाने के लिए हम लोग जो है एक संकल्प ला रहे हैं लोकसभा में। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना इनको देना पड़ेगा। साथी अगला सवाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आर्टिकल 94 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, करा के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और लोकसभा अध्यक्ष का ये बहुत आराम से आप इसको हल कर सकते हो। देखिए, करा कि जब अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता है। आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे लोकसभा में तो जो अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में आप देखेंगे तो जो उपसभापति होते हैं और सभापति होते हैं महोदय, ये जो है पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो कह रहा है कि जब अध्यक्ष के खिलाफ कोई ऐसा संकल्प पारित हो जो जिसमें उनको हटाना भी निश्चित किया गया हो, मतलब उनके हटाने से संबंधित कोई संकल्प होगा, तो उस केस में साथियों यह पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में इसे लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। तो चाहे लोकसभा स्पीकर हो, अध्यक्ष महोदय हो, या चाहे उपाध्यक्ष महोदय हो, इन दोनों लोग की बात है साथियों। लेकिन यहाँ पे जो बी वाला स्टेटमेंट है ये वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि बोलने का अधिकार होता है साथी। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट आप गलत कर दीजिए। ये देखिए, पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, आर्टिकल 96 क्या कहता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, उनको पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना। अनुच्छेद 96 आपका होगा सर 95, अभी आगे चल के हम 95 पढ़ाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, देखिए 96 में साथ ही हम दो आर्टिकल पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल पढ़ते हैं 96 का एक, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन है
तो अध्यक्ष पीठासीन उस समय नहीं होते हैं, भले ही उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो वहां पे उपस्थित तो रहेंगे लेकिन उसमें साथ ही वो पीठासीन की तरह काम नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। 96 क्या कहता है कि इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब उनके खिलाफ उनको हटाने के लिए संकल्प पारित किया गया है, उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। देखिए ऑप्शन में दिया था नहीं होगा, लेकिन 96 का 2 कहता है कि भाई चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, अगर उनको हटाने का संकल्प पारित है तो प्रस्तुत होने की, बोलने के हकदार वो होंगे। ऐसी स्थिति में मत का भी अधिकार होगा। मेरे भाई यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए लोकसभा के केस में ये प्रथमतः मत दे रहे हैं, प्रथमतः मत का अधिकार। तो आप अगर ध्यान रखिएगा तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं, जब इनके खिलाफ इनको हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तो साहब ये प्रथमतः मत दे सकते हैं। राज्यसभा के सभापति के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोकसभा स्पीकर प्रथमतः मत दे सकते हैं, पहली बार मत दे सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में यह मत नहीं दे सकते। यानी साथियों अगर इनको हटाने की बात चल रही है तो लोकसभा स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो निर्णायक मत नहीं दे सकते। निर्णायक मतलब कि मत बराबर हो गया तो एक मत से कहानी बदल सकती है, तो साथी यह निर्णायक मत नहीं दे सकते अगर इनके खिलाफ कोई संकल्प जारी किया गया है। तो ये वाली पॉइंट जरा मेरे भाई स्टार बना लेना, ठीक है। स्पष्ट है कि जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, ये बात हमने ऊपर देख लिया। अगला सवाल साथी, डॉट डॉट लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है, कौन होता है हेड? तो साथियों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है कुछ भी लगा के आएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर के कुछ दायित्व होते हैं, कुछ उन्हें शक्तियां मिली हैं। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों की मुखिया होते हैं। तो इस प्रकार बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है। और भी कुछ काम है, जैसे वह सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार के अभिभावक भी होते हैं, वह सदन के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और सभी संसदीय मामलों का उनका निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता है। वह सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च अधिकार का भी उपभोग करता है। कौन? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार ऐसा सवाल इनके बारे में पूछा गया है पेपर में। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किससे अपनी शक्तियां व कर्तव्यों को प्राप्त करते हैं, यानी किससे इनको जो है शक्ति मिलती है साथियों। तो ये बात तो आप जानते हैं, भारत के संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं, सही है। लोकसभा की प्रक्रिया से भी इन्हें शक्ति मिलती है साथी, साथ ही कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपरा से भी इन्हें शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी मामलों में, इन सारी केसेज में लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो डी हो जाएगा प्रश्न का आपका इस प्रश्न का सही जवाब साथियों, ठीक है। देखिए और कुछ बातें लोकसभा स्पीकर के बारे में जानिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम व संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियां व कर्तव्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अध्यक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम विधि का निर्वहन करे, ठीक है, मतलब ताकि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल सके। साथी लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम के अंतिम व्याख्या कार्य भी होते हैं। यानी सदन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये साथियों भारतीय संविधान की व्याख्याकार भी है। जैसे आप जानते हैं सदन के बाहर आप देखेंगे तो मुख्य न्यायमूर्ति साहब व्याख्याकार होते हैं, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह से सदन के अंदर संविधान के व्याख्याकार कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है साथी। सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देगा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, हटाने की बात जब होगी तब केवल सामान्य, देखिए 2 केसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यह साथी स्पीकर है, इसके पास 2 तरह से मत देने के लिए व्यवस्था हो सकती है। एक तो सामान्य स्थिति होगा, ठीक है, और एक तो जब इसके खिलाफ संकल्प लाया जाएगा। तो जब सामान्य स्थिति में होता है, जैसे वो बैठे हैं बेचारे और कोई किसी पर चर्चा हो रही है, ठीक है, किसी बिल पर, और बिल पर जो है साथी वोटिंग हाँ और ना का दोनों का बराबर हो जाता है, तो पहली बार में यह मत नहीं देते हैं। सामान्य स्थिति में पहली बार ये मत नहीं देंगे, लेकिन जब बराबर हो जाएगा तो वो इस समय निर्णायक मत देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ये साथियों निर्णायक मत अपना देते हैं, ठीक, निर्णायक मत देंगे। और इनको हटाने के खिलाफ अगर संकल्प विचाराधीन है 96 के तहत, तो ये पहली बार तो मत देंगे साथी, ठीक है, यानी पहला देंगे, लेकिन उसके इसमें निर्णायक मत नहीं देंगे। बस यही पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेचीदा पॉइंट है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये बात हम और आप दोनों लोग जानते हैं, हम लोग बार बार इसको पढ़ते हुए हैं कि भाई देखो, संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी ना, तो उसमें लोकसभा स्पीकर ही अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। हालांकि इसका अंतिम निर्णय वित्त मंत्री करते हैं। ऐसा नहीं है, अंतिम निर्णय भी जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस संदर्भ में कोई बिल अगर पास होता है तो वह बिल यही अंतिम विनिश्चय भी करते हैं, उसको चेक करते हैं, जानते हैं। ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे वित्त मंत्री का कोई गेम नहीं है मेरे भाई, बी वाला गलत कर दीजिए, केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप पहला चुन रहे हैं तो मेरे दोस्त सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मेरे दोस्त आप सभी से निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग देखते रहे तो साथी मोटिवेशन थोड़ा सा नहीं मिल पाता है ना। तो आप लोग शेयर अगर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो मेरी बात, पहली बात तो आप सब्सक्राइब जा करके तुरंत करिएगा, और शेयर जरूर करिएंगे मेरे दोस्त। एक दो लाइक तो यार बनती है वीडियो पे। तो कंटिन्यू में वीडियो, यकीन मानिए अगर आप शेयर करते रहे और हमारे वीडियो पर 1000-2000 व्यूज आते रहे, तो डेली के डेली हम वीडियो जो है साथी अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। बस आप शेयर करते रहिएगा, और कंटेंट में आप जानते हैं यूट्यूब पे घूमते रहिएगा, आपको ऐसी कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी बनाए करके आपको कोई पढ़ाने वाला है नहीं जो एक एक आर्टिकल पर इतने अच्छे से आपको समझाए। ठीक है। मेरे दोस्त देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, आप तो ये बात जानते हैं कि सर संसद के दोनों सदनों की अगर संयुक्त बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त बैठक होती है क्यों है? किसी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध, मान लीजिए कोई विधेयक है, उसको लेकर के लोकसभा में और राज्यसभा में, भाई दो ही सदन है, इनके बीच साथ ही गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी आगे हम 108 पढ़ेंगे तो यहाँ पे मामला और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ये बात तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और इन्हीं का निर्णय अंतिम होता है, कोई अन्य निर्णय नहीं इसमें देता। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य, ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसआई में पूछा भी गया था कि कौन भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय संसद व विश्व के विभिन्न संसदों के बीच कड़ी है। अब यही शब्द जो दिया ना साथी, पदेन सभापति, इसको लेकर के हमारे जो गधीर बच्चे हैं, पिछली बार 2021 में जो पुराना चैनल था उसमें ये मार के आए थे साथी उपराष्ट्रपति को। समझ रहे मेरी बात को? वो सोचे पदेन सभापति बस इतना ही पकड़े, गलत हो गया था सवाल, उपराष्ट्रपति मार गए थे। जबकि साथी लोकसभा स्पीकर, थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे, जो भारतीय संसद व विश्व के विभिन्न संसदों के बीच कड़ी है। अगर संसदीय सम्मेलन कहीं पर हो रहा है साथियों, संसदों की बैठक हो रही है, तो उसमें लोकसभा स्पीकर जाते हैं मेरे भाई, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करते हैं और उनके कार्यों का परीक्षण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष खुद अपने ही कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय होते हैं। ठीक है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अब धीरे धीरे लोकसभा स्पीकर खत्म हो रहे हैं साथी, तो आप जानते हैं लोकसभा भत्ता ये सब जो है संसद के द्वारा ही निर्धारित इसका इनका किया जाता है साथी। ठीक है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है। देखिए, लोकसभा सदन के जीवन पर्यंत तक पद धारण करेंगे, आपने देखा है, हालांकि उसे तत्कालीन समस्त बहुमत से भी हटाया जा सकता है, आपने ये भी देखा है। पद होना चाहिए साथी। पद से हटाने के लिए लाए गए संकल्प पर विचार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब जानते हैं एक संकल्प के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है साथी, और ऐसा कोई भी संकल्प लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन तो उसको आवश्यक है। ठीक है। यानी 50 लोग समर्थन देंगे तभी इनके खिलाफ संकल्प लाया जाएगा, और संकल्प लाने से 14 दिन पहले इनको सूचना भी देना पड़ेगा, चाहे स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं और ना ही प्रधानमंत्री करते हैं। संसद विधि के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन निर्धारित किया जाते हैं साथी। और सुनिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों व आचरणों की लोकसभा में ना तो चर्चा की जा सकती है और ना ही उनकी आलोचना की जा सकती है। ये थोड़ा एक डाटा है, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष वरीयता सूची में आप देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ मेरे भाई 7वें स्थान पे आते हैं, और इसको आप बनाइए मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे पूछा सकता है कि किसके साथ ये देखे जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा स्पीकर जो वो 7वें स्थान पे आते हैं साथी। ठीक है, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी उसी पे आते हैं, उसी पे लोकसभा स्पीकर भी आते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह सकते हो कि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सृजित किया गया था। बिल्कुल सही है, 1919 के तहत सृजित किया गया था। 1921 में साथियों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सामने आया, ठीक है। और आपको याद होगा कि 1921 में हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वह अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में साथी चुना गए थे, ठीक है। जीवी मावलंकर यानी गणेश वसुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं, आप ये बात जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों बातें आपके सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है साथी। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर यानी सही जवाब। इस पर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का सृजन किया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका कार्यकाल था साथियों 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इन्हीं के साथ बने थे एम अनंत सैनम अयंगर साहब, ठीक है। यह 30 मई 1952 से लेकर के 7 मार्च 1956 तक साथियों थे। तो पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एम अनंत सैनम अयंगर। और अगर पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप बताइएगा गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। अनुच्छेद 99 भी यही लगे हाथों समझिएगा। इसके अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनको शपथ जो है अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो इनके द्वारा इस काम के लिए निमित्त कोई व्यक्ति जो है शपथ दिलाएगा साथी, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के डाट के अनुसार जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब अध्यक्ष उसके पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, तब उपाध्यक्ष उसके पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अभी हमने आपको 94 के बाद 96 समझाया था, अब हम आपको 95 समझाते हैं। 95 में दिया गया साथी आर्टिकल 95 में दिया गया है। क्या कहा गया है 95? जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए 95 को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इसमें समझने वाली बात है, बस बहुत आसान सी बात है, समझ जाएंगे आप तुरंत। 95 में कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का कौन पालन करेगा, या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की क्या शक्ति होगी, क्या स्थिति होगा। मान लीजिए देखिए अनुच्छेद 95 को ध्यान से समझिए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई सुनो, ध्यान से समझिएगा, बहुत पेचीदा नहीं है, आसान है। जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मान लीजिए कि ओम बिरला गए हैं इंग्लैंड घूमने, ठीक है, मान लीजिए, ऐसा मान सकते हैं आप, या ओम बिरला अपना पद त्याग दिए हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त ओम बिरला साहब ने अपना पद त्याग दिया, तो जाहिर सी बात है इनका पद रिक्त हो गया। अब अनुच्छेद 95 कहता है कि मेरे भाई जब इन्होंने अपना पद त्याग दिया है तब जो है कौन काम करेगा इनकी तरह? तो ये कहता है कि भाई जो डिप्टी स्पीकर है वह जो है काम करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर है तो साथी वो डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, मान लीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये तो आसान सी बात है सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन कहता क्या है कि अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर का भी पद रिक्त हो गया, यानी डिप्टी स्पीकर साहब भी गायब है, मान लीजिए कि डिप्टी स्पीकर साहब भी गायब है, ये भी चले गए हैं जापान घूमने, या ये नहीं है, तब इस केस में क्या होगा मेरे भाई? तो तीसरे केस में क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई जो स्पीकर का पद है उसे पहले तो ये साहब देखेंगे, दूसरी बार ये साहब देखेंगे, और अगर ये दोनों साहब गायब हैं तब कौन देखेगा साथी? तो सुनिएगा, इसके लिए यहीं पर ये बात याद रखना होगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब जो है लोकसभा का ही कोई सदस्य होगा जिसको राष्ट्रपति के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो यानी अब जो है तीसरे केस में मेरे भाई ये कोई अदर पर्सन होगा, ठीक है। ये कौन होगा? अदर पर्सन होगा, और इस अदर पर्सन के पास दो चीजें होंगी। पहली बात तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, और ये सदस्य कहाँ के होंगे? तो नियुक्ति कहोगे सर, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे। और ये सदस्य कहाँ के होंगे? लोकसभा के ही सदस्य होंगे, बाहर के सदस्य नहीं होंगे। क्या 95 का आपको समझ में आ गया? ठीक है, सुनिएगा, यही इतनी सी बात है, आपको ध्यान रखना होगा कि अदर पर्सन और नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ये सदस्य लोकसभा के ही होंगे, ठीक है। 95(2) क्या कहता है? 95(2) कहता है साथी कि मान लीजिए ये तो ठीक था, मान लीजिए कोई बैठक होना है, किसी बिल पर चर्चा होना है, कोई बैठक होना है। देखिए मान लीजिए कि साथी लोकसभा का कोई बैठक होना है, तो जाहिर सी बात है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। मान लीजिए लोकसभा स्पीकर करेंगे महोदय, ठीक है, अध्यक्ष महोदय करेंगे, और बैठक में अध्यक्ष महोदय गायब हैं, अध्यक्ष महोदय को करना है, और अध्यक्ष महोदय बैठक की स्थिति में, सामान्य स्थिति नहीं साथी, बैठक की स्थिति में गायब है, तब अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहले तो लोग कहते हैं एक काम करिए, उपाध्यक्ष को खड़ा करिए। तो इस केस में भी उपाध्यक्ष महोदय जो है बैठक में अगर ये गायब है स्पीकर साहब, तो उपाध्यक्ष महोदय काम करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि बैठक वाली स्थिति में अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन काम करेगा साहब? तब लोकसभा की प्रक्रिया नियम के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। आपने ऊपर देखा 95 में सामान्य स्थिति में तो राष्ट्रपति लाते हैं, लेकिन 95 में अगर बैठक में वो गायब हो जाते हैं तब लोकसभा की प्रक्रिया नियम के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वह इस कर्तव्य का पालन करेगा, कोई अदर व्यक्ति। और इसमें मान लीजिए कि अदर व्यक्ति भी गायब है, ठीक है, ये भी गायब हो जाते हैं, तब साथियों ऐसा व्यक्ति कर्तव्य का पालन करेगा जिसे लोकसभा के द्वारा उस समय जितने सदस्य जिनके द्वारा ऐसा व्यक्ति कोई चुना जाएगा। बस इतनी सी बात है, आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसे जूम कर दे रहा हूं थोड़ा सा कम। ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्थिति आप बना लीजिएगा, एक स्थिति तो सामान्य, एक स्थिति बैठक के दौरान गायब। अगर सामान्य में गायब होते हैं तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष गायब है तो राष्ट्रपति जो अपॉइंट करेगा वो करेंगे, और इसमें अगर गायब होते हैं साथी तो भी उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष नहीं है कोई अदर पर्सन करेगा, अदर पर्सन नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति करेगा जिसे जो है लोकसभा के लोग नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साथी कि डाट डाट के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन व भत्ता संसद विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा? तो हमने 96 आपको पढ़ा दिया था, हम 95 भी पढ़ा दिया आपको, 96 पढ़ा दिया। अनुच्छेद 97 के अनुसार साथी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा सदस्यों का नहीं, आप ये मत करें सदस्य का, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। इसी तरह से राज्यसभा में सभापति उपसभापति इनके वेतन भत्ते आर्टिकल 97 के तहत जो है दिया जाता है साथियों। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय है, कहा गया प्रत्येक संसद का एक सचिवालय होगा साथी, तो प्रत्येक सदन के संसद का सचिवालय है। तो सचिवालय अगर आपसे कहेगा तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है संसद का सचिवालय कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 98, तो लगे हाथों दोनों को आप समझ लीजिए, ठीक है। 97 और 98 यही है साथी, ठीक है। 97 में क्या कहा गया कि इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो कि संसद विधि के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। इनका भी वेतन संसद ही तय करते हैं। संसद का सचिवालय आर्टिकल 98 में साथियों दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं साथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आर्टिकल 99 हमने आपको पढ़ाया है, 100 हमने आपको नहीं पढ़ा था, बीच में हमने आर्टिकल 100 छोड़ दिया है, आज अभी हम उसे खत्म कर देंगे साथी, ठीक है। हमने आपको आर्टिकल 101 पढ़ा दिया है, 102 भी पढ़ा दिया है, आपने पढ़ा होगा तो पिछले वीडियो में 103 भी हमने पढ़ा दिया, 104 भी हमने आपको पढ़ा दिया है, 105 रह गया है, ये संसदों के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, इसको आज हम पढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब इसको हम पढ़ा देंगे साथी अभी आगे चल के। फिर उसके बाद आपने देखा होगा हमने आपको 106 पढ़ा दिया है, और इधर अगर आप ध्यान रखेंगे तो इधर हमने आपको जो है अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा हमने आर्टिकल आपको 93 पढ़ाया है, ठीक है। इससे पहले 93 पढ़ा था, आज हमने आपको 94 से स्टार्ट किया और हमने आर्टिकल 95 आपको पढ़ाया, फिर हमने आपको 96 भी पढ़ाया, साथ ही 97 भी पढ़ाया, और हमने आपको आर्टिकल 98 भी पढ़ाया। यानी अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ तक हमने आपको आर्टिकल अच्छे से पढ़ा दिया है। 107 से हमें आर्टिकल को ध्यान रखना है, केवल 110 तक आर्टिकल को ध्यान रखना है, इसके बाद सीधे साथियों 123 को ध्यान रखना है। बीच के जो 13 आर्टिकल है ये बहुत ही पेचीदा है और हमारे लिए है नहीं, सिविल सर्विस के लिए है, पर उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग जो है इकट्ठा करते चलेंगे। तो इसलिए आप प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का कंसिस्टेंसी बना करके शुरू से देखिए, वीडियो नंबर 1 से देखिए। मेरे भाई अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा, तो उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? अध्यक्ष को तो सब लोग चुन लिए, उपाध्यक्ष को कौन चुनेगा? अच्छा नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव का तारीख, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तो सदन के लोग ही चुनते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख कौन करता है? अध्यक्ष का देता तो राष्ट्रपति आप मार देते, लेकिन उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करेगा साथी तो इनकी तारीख जो है लोकसभा स्पीकर तय करते हैं कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब किया जाएगा। तो मेरे भाई बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, इनका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ये बात तो क्लियर है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण लोकसभा स्पीकर करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र भी दे सकते हैं। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष की तरह इनको भी हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले इनको भी सूचना देना पड़ेगा। संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आप जानते हैं उपाध्यक्ष ही पीठासीन अधिकारी होंगे। अगर संयुक्त बैठक हो रहा है तो आगे चल के हम 108 में बताएंगे कि अगर ये भी नहीं रहते संयुक्त बैठक में तब क्या होगा, वो स्थिति आगे हम आपको बताएंगे। सब्र रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, उपाध्यक्ष के बारे में एक कठिन सवाल कर लेते हैं। कार्य के साथ ही लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। भैया लोकसभा उपाध्यक्ष किसी के अधीनस्थ नहीं होते हैं और डायरेक्ट जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला गलत है आपका। दूसरा कारण कि इनके पास एक विशेषाधिकार भी होता है। कौन सा? जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके सभापति बन जाते हैं, यानी हेड बन जाते हैं। तो साथियों बिल्कुल सही है, यह लोकसभा उपाध्यक्ष की शक्ति होती है, एक विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है कि जब भी इन्हें किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाएगा तो भाई साहब उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल आपका सही है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथी आपका बी, राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को लेकर के। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये बात क्लियर है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, उन्हें जब भी किसी भी संसदीय समिति का, चाहे जो संसदीय समिति बने, अगर उसके सदस्य बनाए जाते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से उसके जो है सभापति बन जाते हैं। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के हकदार होते हैं, जो कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। स्पष्ट है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में साथियों हुआ था। 1921 में अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा गया, उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहा गया था, जबकि वर्ष 1935 से इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाएगा। ठीक है, अगला, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर यानी कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। अब साथियों ये एक और सदस्य होते हैं प्रोटेम स्पीकर, और आप जानते हैं इनकी नियुक्ति महामहिम के द्वारा यानी माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। महामहिम कह सकते हैं इन्हें, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है प्रोटेम स्पीकर की। तो यहाँ से एक का सवाल बनता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है साथी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर रहेंगे, ये आप जानते ही हैं। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के वरिष्ठ होना चाहिए, वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। सामान्यतः जो लोकसभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाते हैं साथी, और इसका मुख्य काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। जो चुन के नए सदस्य आएंगे उनको शपथ दिलवाएंगे। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद भी समाप्त हो जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर का पद साथियों अल्पकालीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो साथियों कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहां पे हमें इस बात को पढ़ना है, जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। जैसे आपका आर्टिकल 89 हो गया साथी, आर्टिकल 90 हो गया, आर्टिकल 91 हो गया, आर्टिकल 92 हो गया। तो ये जो आर्टिकल हैं, यहाँ तक के जो आर्टिकल साथी, इनका संबंध आप देखेंगे तो लोकसभा के जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं महोदय या उपसभापति महोदय से इनका संबंध है साथियों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 89, 90, 91, 92 तक इनका संबंध है साथियों। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। साथ याद रखिएगा आर्टिकल 89 में 89 में ये बात कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बात आर्टिकल 89 में कही गई है। देखिए 89 में दो बात कहा गया। पहला कहा गया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वह जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पे 89(2) में क्या कहा गया है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना होगा। 89(2) में कहा गया कि भाई राज्यसभा अपने किसी सदस्य को यथाशीघ्र उपसभापति चुनेंगे। अच्छा देखिए देगा ना कि जो है सभापति चुनेंगे, तो सभापति मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और उनका चुनाव आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं साहब, है ना। तो 89(2) को थोड़ा ध्यान से समझिए, कह रहा है कि उपसभापति
सभापति नहीं, उपसभापति चुनेंगे संसद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से। सभापति का चुनाव नहीं करते, उपसभापति को चुनते हैं। और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन उपसभापति को ध्यान रखिएगा, सभापति करके गलत आ जाएगा पेपर में। अगला, भारतीय संविधान की डाट में ओपन दे दिया गया है कि राज्यसभा का उपसभापति किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा। हाँ, बात सही है साथियों। तो ये बात लिखा गया अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 90 में क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। मेरे दोस्त, अनुच्छेद 90 में कुछ बात कही गई है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। सभापति नहीं, उपसभापति साथी, ठीक है। अनुच्छेद 90 कहता है कि भैया देखिए, राज्यसभा के उपस्थित राज्यसभा के उपसभापति को हटाया कैसे जा सकता है। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता, वो मान लीजिए कूद के चले गए लोकसभा में, तो उनका पद हट जाएगा, रिक्त हो जाएगा, वैसे हट जाएंगे। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी उपसभापति को हटाया जा सकता है। ये बात कहां दिया गया, आर्टिकल 19 में दिया गया, 90 में साथी। अगला, जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपसभापति ही करते हैं। ये बात सही है। अब जानते हैं साथी कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। पीछे हमने कई आर्टिकल पर चर्चा इस पर किया हुआ है। तो उस स्थिति में सभापति के रूप में काम करेंगे उपसभापति जी, ठीक है। ऐसी स्थिति में उपसभापति भी अगर अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा ऐसे कार्य के लिए अवधारित कोई अन्य व्यक्ति सभापति के रूप में काम करेगा। मेरे भाई, ये वैसे ही लोकसभा स्पीकर की तरह यहाँ पर भी होता है। ये सामान्य स्थिति है, जब सभापति का पद रिक्त होगा, सामान्य स्थिति है साथी। ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा ऐसा कार्य करने के लिए अवधारित कोई अन्य व्यक्ति सभापति के रूप में काम करेगा। ये बात गलत हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कैसे ये हो जाएगा राइट आंसर। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, यही समझ लीजिए। मेरे भाई, आप जानते हैं राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा में सभापति महोदय होते हैं, ठीक है, सभापति महोदय होते हैं। सभापति महोदय की दो स्थिति पर चर्चा करिएगा। एक तो सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः मान लीजिए सभापति महोदय कहीं गए हैं, ठीक है, सभापति महोदय कहीं गए हैं, पद रिक्त हो गया है। दूसरी बार किसी बैठक से सभापति महोदय जी गायब हो गए हैं, मान लीजिए बैठक होनी है, सभापति महोदय नहीं है। तो सामान्य केस में क्या होगा कि अगर नहीं है तो आप कहोगे सर जो उपसभापति हैं यह पद का अपना निर्वहन करेंगे, उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। बैठक वाली स्थिति है तो इस स्थिति में भी उपसभापति ही काम करते हैं, ठीक है, उपसभापति ही काम करते हैं। सामान्य स्थिति में क्या होगा, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर उपसभापति भी नहीं है तब क्या होगा। तो सामान्य स्थिति में अगर उपसभापति नहीं है तब राष्ट्रपति, यहां पर भी जैसे लोकसभा में नहीं किए थे, यहां पर भी साथी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, ध्यान रखिएगा सामान्य स्थिति में। और यहाँ पे क्या दिया, सामान्य स्थिति में राज्यसभा द्वारा, जो कि गलत है साथी। और अगर बैठक में गायब हो गए हैं तो उस समय साथी राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्तव्यों का पालन करेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो राज्यसभा के जितने सदस्य बैठक में हैं वो लोग चुनेंगे कि कौन अध्यक्षता करेगा। बस यही अंतर है, इसमें भी उसमें भी। लोकसभा स्पीकर में भी यही केस था और यहाँ पर भी केस था। सामान्य स्थिति में कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। बस आपको यही पॉइंट थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ठीक है, समझेंगे मेरे भाई। ये बात दिया है 91 में, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है। 91 के 1 में कहा गया कि जब सभापति का पद रिक्त होगा या ऐसी अवधि में जब सभापति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उपसभापति उनके कर्तव्य का पालन करेंगे। अगर उपसभापति भी अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा ऐसे व्यक्ति को, जिसे राष्ट्रपति द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, सभापति के कर्तव्य, यानी व्यक्ति तो राज्यसभा से ही होगा लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 91 का 2 कहता है कि भाई जब सभापति किसी बैठक से मतलब बैठक में सभापति अनुपस्थित होते हैं तब भी उपसभापति काम करेंगे। लेकिन अगर उपसभापति अनुपस्थित होंगे तो ऐसा व्यक्ति जिसे राज्यसभा प्रक्रिया नियम के द्वारा अवधारित किया जाएगा वो काम करेगा। और अगर वो भी गायब हो गया तब कौन काम करेगा, तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति से राज्यसभा इस काम के लिए करेगा, वह कर्तव्यों का पालन करेगा। क्लियर हो गया ना मामला, एक बार और सुन लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला, भारत की राज्यसभा का पद नव कई है,
कहा है और राष्ट्र उपराष्ट्रपति का देख रहा है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको सर उपराष्ट्रपति होता है। हलवा सवाल है, ठीक है, हलवा है, मार दीजिए। कभी कभी हलवा भी खाना चाहिए। देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति वो तो सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर भाई उपराष्ट्रपति सॉरी उपसभापति तो होता है क्योंकि इनका चुनाव वहीं से होता है, लेकिन क्या क्या सभापति यानी उपराष्ट्रपति भी सदन के सदस्य होते हैं? नहीं, वो तो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से, कहीं से हो सकते हैं, कहीं से चुन के आ सकते हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तो एक सवाल पूछता है कि कौन सा किसी सदन का नहीं होते हुए भी उस सदन का अध्यक्ष होता है, तो यही वाला सवाल है कि सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? इसके अनुसार जब उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का संकल्प पारित हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। वही से बात है साथियों। हालांकि उन्हें सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं और सदन की कार्यवाही भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। जरा सा फोकस करिए, आप याद करिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर उनके खिलाफ उनको हटाने का कोई संकल्प पारित किया गया है तो वह पहली बार मत दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 92 के तहत ये बैठ तो सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं साथी, लेकिन पहली बार भी मत नहीं दे सकते हैं। लोकसभा के स्पीकर पहली बार मत, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पहली बार मत दे सकते थे। स्थिति क्लियर है? ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाती है जैसा वह उचित समझे। तो भाई ये राष्ट्रपति का साथियों पावर होता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी सदन को समय समय पर बुला सकते हैं, ये पावर इनके पास होता है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये वाली बात भी सही है। यानी सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपको मेरे दोस्त ध्यान होगा तो मैं आपको आर्टिकल 84 तक इससे पहले पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 84 तक पढ़ा दिया था। बीच में मैंने कहा था कि कुछ समय बाद मैं आपको आर्टिकल 85 पढ़ाऊंगा, ठीक है, आर्टिकल 85 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 86 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 87 पढ़ाऊंगा, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 87 पढ़ाऊंगा और आर्टिकल 88 पढ़ाऊंगा। अभी आपने देखा हम लोगों ने आर्टिकल 89 पढ़ा, 89 पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। हमने आपको 90 पढ़ाया, हमने आपको 91 पढ़ा दिया, हमने आपको आर्टिकल 92 पढ़ाया, 92 भी पढ़ाया, 93 हमने आपको पढ़ा दिया था कल, 94 से आज शुरू हमने किया, 94 आपको पढ़ाया, 95 पढ़ाया, आपने देखा 96 भी हमने आपको पढ़ाया, 97 पढ़ाया, 98 पढ़ाया, आर्टिकल 99 पढ़ाया। हमने आपको आर्टिकल 100 छोड़ा है जो कि अभी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। फिर हमने आपको 101 पढ़ाया है, 102 भी कर दिया, 103 भी हमने आपको पढ़ाया, 104 भी हमने आपको पढ़ाया, इवन दो अभी 105 हम आपको पढ़ा देंगे साथी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के 105 तक हमने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई वो आपकी गलती है ना। तो फिर भाई ये जो बात दी हुई है ना, ये राष्ट्रपति की जो ये शक्तियां उक्तियां दी हुई ना, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के तहत ये सारी पावर आती है, और अनुच्छेद 85 के तहत ये सारा उपबंध दिया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके अनुच्छेद 85 के तहत सही है। तो अभी हम आपको 85, 86, 87, 88 पढ़ा देते हैं ताकि हम जो है 100 तक आपको, फिर उसके बाद आर्टिकल 100 पे सीधे चले चलेंगे। कोई क्यों कूद कूद के पढ़ाना पड़ा? क्योंकि बीच में हमने आपसे कहा था कि अगर इसको नहीं समझाएंगे तो ये बात आगे समझ में नहीं आती। इस वजह से हमारे संविधान निर्माता ने ही ऐसा किया है, तो हमारी क्या गलती है ना। देखिए 85 में 2 बातें समझिएगा। पहली बात तो राष्ट्रपति, इसमें 85 में क्या दिया गया है सर? तो संसद का सत्र कैसे चलेगा, उसे उनका सत्रावसान कैसे किया जा सकता है, यानी कुछ समय के लिए कैसे टाला जा सकता है, और सदन का विघटन कैसे कर दिया जा सकता है। विघटन मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। नया लोकसभा चुनाव होगा तब जाके जो है फिर से काम शुरू होगा, फिर से सत्र शुरू होगा। ये सारी मुद्दा, ये सारी बातें कहा दिया गया। देखिए मेरे भाई 85 एक कहता है कि भाई देखो, जो राष्ट्रपति महोदय ने समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं, मतलब मेरे भाई बुला सकते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, मतलब ये आर्टिकल इतनी पावर देता है भाई। अच्छा आर्टिकल 85 108 मत कहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक से बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। वैसे 3 सत्र चलता है और प्रत्येक सत्र के बीच में कहा गया 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 85(2) क्या कहता है?
कहता है कि भैया देखो, राष्ट्रपति के पास शक्ति होगा, सदनों का या किसी सदन का वो सत्रवसान कर सकते हैं, यानी उसके सत्र को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। साथ ही ये पावर राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास भी, अब समझिएगा, लोकसभा का विघटन कर सकेंगे, इनके पास ये दो पावर हो सकता है। चाहे किसी दोनों सदनों को एक साथ, चाहे कोनो भी सदन को उनका सत्रावसान कर सकते हैं। इवन तो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। भाई राज्यसभा का तो होगा नहीं क्योंकि वो अस्थायी है। संसद का वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। साथियों ठीक है, 85 में और कुछ बात है, समझिएगा इसको। कारा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए सदन की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है तो इसका यही मतलब होता है साथी। स्थगन का मतलब होता है कि जो बैठक है उसके काम को कुछ निश्चित समय, चाहे कुछ घंटा, चाहे दिन या सप्ताह हो सकता है, इसके लिए निलंबित कर दिया जाता है बैठक को। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनिश्चित काल कार्य के साथ ही स्थगन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नहीं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते हैं साथी। इसके लिए अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष करेंगे, और अगर राज्यसभा में तो सभापति महोदय करेंगे। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति राज्यसभा में निहित, सॉरी राष्ट्रपति में निहित नहीं होती। ये वाली बी वाली विकल्प आपका गलत जाएगा, यहाँ पे आप इसे सही करिएगा, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत। साथी इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ए हो जाएगा साथी आपका सही जवाब। ठीक है, सी दिया है, क्या दिया था, सी कैसे दिया भाई, सी गलत है, सी नहीं दिया है, ए दिया होगा। ठीक है, अभी देखिएगा, संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या लोकसभा में विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन का क्या मतलब होता है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाना, और अनिश्चित काल के स्थगन की शक्ति अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। लोकसभा की बात होगी मेरे भाई तो अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा की बात होगी तो सभापति करेंगे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। सत्रावसान के विपरीत विघटन विद्यमान सभा के जीवन काल को समाप्त कर सकता है, और उसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। तो विघटन तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, आप तो जानते हैं इसको। ठीक है साथी, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के डाट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। इसको आप लगाइए साथी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसे आप लगाइएगा सवाल को। अनुच्छेद 86 के तहत, हमने 85 आपको समझाया, अनुच्छेद 86 को समझेगा। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति जी चाहे तो किसी एक सदन में या दोनों सदन में विशेष अभिभाषण कर सकते हैं। 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे, और बता सकेंगे कि भैया सदस्यों की उपस्थिति की भी अपेक्षा कर सकेंगे कि भैया आप लोग को आना भी है। 86 का 2 क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेंगे। जिस सदन का कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है, वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ऐसे सुनिए मेरी भाषा में इसको, ये तो कानून की भाषा हो गई, मेरी भाषा। करा के साथ ही राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज का समय है, कोई ऐसा विधेयक है, कोई ऐसी बात है, और भले सत्र चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, नहीं भी चलो, कोई मतलब नहीं है, तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है, ये मान लीजिए प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है साथी कि वह कोई संदेश, कोई मैसेज किसी विधेयक के बारे में, अगर उस पर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही, कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है, मान लीजिए कि वह संदेश देते हैं राज्यसभा को, तो भैया राज्यसभा को ये मैसेज मिला है, तो राज्यसभा क्या करेगी, इस मैसेज पे जो राष्ट्रपति महोदय देंगे साथी, उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। ये बात कहा गया है कि 86(2). ऐसा नहीं है कि अगर महामहिम यानी राष्ट्रपति जी ने कोई मैसेज किसी सदन को दिया है किसी बिल को लेकर के, तो वो कहे कि अच्छा ठीक है राष्ट्रपति का बाद में विचार करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। अनुच्छेद 86(2) के तहत जितनी जल्दी हो सके सुविधानुसार आप उसका जो है उस पर विचार करिए और महामहिम का जवाब दीजिए, यानी राष्ट्रपति का जवाब दीजिए। ये बात 86 के 2 में कहा गया। क्या ये बात समझ में आ रही है?
बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई, पॉलिटिक्स जिंदगी में आपसे गलत नहीं होगा। बस आप एक बार सारी वीडियो ध्यान से पढ़ के जाना, मेरी जिम्मेदारी है। कहीं भी पढ़ना, कोई भी एग्जाम देना, गर्दा करके आओगे। पॉलिटिक्स तो गलत नहीं हो सकता, सवाल नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों के अभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा? साथियों, आर्टिकल 87 उसे आप लगाइए कमिंग सून। वो पेपर में 2021 में 2025 में गर्दा मचाएगा। आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 संसद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है साथी? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जैसे मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, लोकसभा का मान लीजिए चुनाव हुआ, ठीक है, तो चुनाव होगा, सदस्य चुन के जाएंगे और भाई लोकसभा में बैठेंगे। तो वहां पर अगर चाहे तो ये राज्यसभा को बुला सकते हैं, चाहे तो लोकसभा को बुला सकते हैं, विशेष अभिभाषण देंगे। यानी प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात पहला सत्र के आरंभ में वो देंगे। और हर साल 3 सत्र होता है और हर साल जो पहला सत्र होगा उसमें ये काम करेंगे। हर साल भाई 5 साल 3 सत्र किया जाता है, ठीक है, वो उसमें भी पहला जो सत्र होगा उसमें भी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देंगे और बताएंगे भाई तुम लोग कहाँ चुन के आए हो, यहाँ पे तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, ये सब, ठीक है साथी। तो आर्टिकल 87 को रख लीजिएगा। 88 में क्या बताया गया? 88 में सदन और महान्यायवादी सदन के जो मंत्री होते हैं, जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको बताया था, तीनों प्रकार के मंत्री हमने बताया आपको। तो जो मंत्री होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, उनके कुछ अधिकार हैं। 88 कहता है किसके तहत? प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होगा कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो किसी सदन के समिति, मतलब वो किसी समिति के सदस्य बन जाते हैं तो की बैठक में भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान के बिना साथी ये मतदान नहीं कर सकते हैं। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो महान्यायवादी हो, सदन में बैठक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर किसी समिति के सदस्य बना दिए गए तो वहां पर भी बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं साहब, ठीक है। स्पष्ट है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में जा सकता है, बैठक वगैरह में भाग ले सकता है, बस मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। अगला, तो साथियों इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो अभी हमने आपको आर्टिकल 88 पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले 89 तो हमने आपको पढ़ा दिया था, यानी आर्टिकल 100 यानी 99 तक हमने पूरा किया। अब आर्टिकल हम साथी आपको 100 पढ़ाएंगे। हमने आपको 101 पढ़ा दिया है, हमने आपको 102 पढ़ा दिया, 103 हमने पढ़ा दिया, 104 भी हमने आपको पढ़ा दिया। 100 के बाद हम आपको लेकर पहुंच जाएंगे 105 पर, 106 हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद साथी हम आपको लेकर चलेंगे 107 और यहाँ से हम फिर आगे 108 तक चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद साथी 109, 110 चलेंगे, 111 से यहाँ पे कहानी बंद हो जाती है। फिर 112 जो कि वार्षिक वित्तीय बजट है, ये चर्चा करेंगे। फिर 113 पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग 113, 14 प्रत्यानुदान, कुछ लेखानुदान होती है, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कल की वीडियो में भी थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़े, क्योंकि कुछ संसदीय समितियां हैं जहां से सवाल आते हैं, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे और कल जो है हम लोग इसका समापन करेंगे। पर आज अभी आगे कर लेते हैं। देखिए कह रहा भैया लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। कौन सा भाग होता है? 1/10वां भाग। मेरे दोस्त बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। सुनिए साहब, अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान की बात करता है। सदन में मतदान माने चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसकी बात। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़ पूर्ति, 3 बात। अगर रिक्ति है तभी भी सदन काम करेगा, और गढ़ पूर्ति। 100 का 1 क्या कहता है? इस संविधान में यथान्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यानी अगर देखा जाएगा तो ये साफ साफ कह रहा है मेरे भाई, 100 का 1 क्या कह रहा है कि भैया अगर कोई साधारण प्रस्ताव है, ठीक है, तो प्रत्येक सदन की बैठक में, ठीक है, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में ला सकता है, सामान्य अगर बहुमत है साथी, तो प्रस्ताव राज्यसभा में ला सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, और वो मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पास किया जाएगा कोई भी बिल अगर आता है, कोई भी बिल दे आता है तो मतदान कौन करेगा? मतदान 2 ही लोग नहीं करेंगे। कौन-कौन नहीं करेगा? एक तो लोकसभा के सभापति और उपसभापति, या इस रूप में काम करने वाला कोई व्यक्ति मतदान नहीं करेगा। लेकिन कब मतदान करता है वो स्थिति मैंने आपको समझाया, मत बराबर होने की स्थिति मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि इसी में 100 में क्या कह रहा है, 100 के 1 में कि सभापति या अध्यक्ष, भाई लोग राज्यसभा तो सभापति, लोकसभा तो अध्यक्ष, या इनके रूप में काम करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देगा। मैंने आपसे बताया। लेकिन इसमें भी मैंने आपसे बताया कि अगर इनके खिलाफ संकल्प जारी होगा तब ये, भाई लोकसभा स्पीकर तो तब प्रथमतः दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक तब नहीं दे सकते हैं, और सभापति तो प्रथमतः भी नहीं दे सकते अगर इनके खिलाफ जो है इनको हटाने का संकल्प पारित हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ये बात 100 में दिया गया, ध्यान रखना। 102 में क्या किया, इसीलिए तो मैं आपको 100 इतना दूर पढ़ाया, क्योंकि आप जानते हैं अगर पहले ही मैं आपको बता देता तो वो जो मैं आपसे अभी आपसे बताया कि कब प्रस्तुत हो सकते हैं, कब संकल्प जारी होता है, तब आप इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, 102 कहता है कि साथी कि इसके अनुसार संसद किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्यवाही करने की शक्ति होगी। मेरे भाई, चाहे कोई आए चाहे ना आए, 1/10वां भाग होगा, 1/10वें भाग से काम चल जाएगा। ठीक है, गढ़पूर्ति हो जाए तो काम चल जाएगा साथी। अच्छा, मान लीजिए संसद का सदन चल रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है। अब भाई 550 लोग हैं लोकसभा में, कौन 550 लोग को हमेशा याद रखेगा? लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसका सदस्य नहीं है और कार्यवाही में उपस्थित है और मत भी दे दिया है, तो भी संसद की कार्यवाही ऐसा नहीं है कि वो विधि मान्य नहीं होगी, वो विधि मान्य होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी बैठ गया है, कुछ कह भी दिया है, तो भी विधि मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में जो है हमारा इनका जो बैठक होगा, जो कार्यवाही होगी वो समाप्त कर दी जाएगी, नहीं, वो कार्यवाही विधि मान्य होगी। हालांकि ऐसे गलती कभी नहीं होती, पर हो जाए तो 100 का 2 कहता है कि कोई बात नहीं है, माफी मिल जाएगी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 1/10वां भाग होगा। बिल्कुल सही है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति, जरा ध्यान रखिएगा, नहीं साथी, अगर नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा सभापति, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति स्थगन करेंगे। एक हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर, इस प्रश्न का पहला हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिएगा, अनुच्छेद 101 का 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि भाई सुनो, देखो, जितने भी सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 होना चाहिए, वही गणपूर्ति। तो साथी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो आपको सर गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछ चुका है, तो पूछेगा कि भाई गणपूर्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में उपबंध दिया गया है? तो आर्टिकल बताइएगा 101 का 3, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा गया है, कौन सा भाग, कितना भाग, कितना भाग, तो 1/10 सबको याद है, लेकिन आर्टिकल 101 के 3 में है, ये बात सिर्फ एचडी क्लासेस वाले बच्चों को याद है। स्पष्ट है कि लोकसभा में गणपूर्ति के लिए अगर वर्तमान में चाहिए तो कितने सदस्य चाहिए? तो आपको 1/10 यानी 550 का 10 यानी 55 सदस्य चाहिए लोकसभा में। राज्यसभा में कितने चाहिए? तो यानी राज्यसभा में 250/10 यानी सर 25 सदस्य चाहिए। अगर लोकसभा के 55 सदस्य हो, राज्यसभा में 25 सदस्य हो, काम कार्यवाही स्टार्ट कर दी जाएगी। 101 का 4 कहता है यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने की वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे। मान लीजिए अगर वो माने जैसे सभापति या उपसभापति के रूप में अगर कोई काम कर रहा है तो भी वो भी व्यक्ति, उसके पास भी ये पावर होता है कि वो अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? वाह, अच्छा, विशेषाधिकार 2 तरह से होता है मेरे भाई। अनुच्छेद 105 अभी मैंने आपको पढ़ाया, 100 के बारे में मैंने आपसे पढ़ाया, 101 तो मैं आपको कब का पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अच्छा, वहां पे साथी माफ करिएगा ना, ऊपर हमको लगता है ना वो 101 102 लिख दिया का वो माफ करेंगे मेरे भाई, 100 करिएगा जी, 100 करिएगा तो इसको गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 100 करिएगा इसको, हमने भी ध्यान नहीं दिए, 100 करिए इसको, 100 100, ठीक है, 100 का 3 और 100 का 4, ठीक है,
और ध्यान से निकल गया भाई, माफ करिएगा, टाइपिंग में भी मिस्टेक कर दी, हमको कंसिस्टेंसी बना के चलना था, ध्यान समझाने में है, तो ये इस वजह से 100 का 4 ये है। ठीक है, ये गलत हो गया है, 100 का 4 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आप सही कर लीजिए प्लीज, गलती हो जाती है कभी, है ना। देखिए अभी हमने आपको 100 भी करा दिया, ठीक है, अब 104 तक हम कल भी करा दिए थे, तो अब हम आपको आर्टिकल 105 के बारे में बताते हैं, जो कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 105 किससे संबंधित है? तो साथ ही इसका संबंध है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। अब देखिए विशेषाधिकार दो तरह से होता है, एक तो भाई अगर आप सदन में है, ठीक है, तो सदस्य सदस्य में है तो संयुक्त विशेषाधिकार हो सकता है भाई, जैसे सारे लोग का क्या विशेषाधिकार होगा, सदन के सभी लोग का। एक तो होता है साथ ही व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, कोई सदस्य है, तो उसके व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या हो सकते हैं, और संयुक्त रूप से पूरे पूरे सभी सदस्यों का विशेषाधिकार क्या हो सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूंगा लोकसभा, तो लोकसभा मतलब जितने सदस्य हैं उन सबके विशेषाधिकार, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा निर्वाचित प्रतिनिधि, तो मतलब कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात हो जाएगी। बस इतना अंतर है कि अगर लोकसभा का विशेषाधिकार, लोकसभा सदस्य का विशेषाधिकार मतलब सबका संयुक्त विशेषाधिकार, और अगर कहूंगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि या व्यक्तिगत विशेषाधिकार, तो मतलब एक व्यक्ति का विशेषाधिकार। ठीक है, तो 105 में इस बात को ध्यान रखना है कि विशेषाधिकार दिया हुआ है। तो सदन में बोलने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल होगी। सदन में कुछ कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से उनको मुक्ति होती है, हाँ गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकते। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से इनको छूट मिलती है, ये भी बात भी सही है। ठीक है, सदन चालू हुआ तो उनको कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं की जाती है। बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। देखिएगा तो दोस्त 105 में संसद के सदनों की मतलब देखिएगा, मतलब दोनों लोग तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार दिया हुआ है। संसद सदस्यों की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 14 दिन पहले और कार्यवाही चलने के 14 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है, आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। अगर कोई अपराध करके गए तब पकड़े जाएंगे, कत्ल करके गए ऐसा थोड़ी है कि कार्रवाई चलत बच जाएंगे, नहीं भाई, चापे जाएंगे। संसद सदस्यों को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई में जिम्मेदार नहीं है। जो भी कहते हैं ऐसा नहीं कि उसको आप चुनौती दे सकते हैं, नहीं कर दे सकते। वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। अगर वो सत्र चल रहा है तो कह सकते हैं कि हम नहीं जाएंगे न्यायालय में, बाद में जाएंगे। अगला, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रश्न पर रोक लगाने का अधिकार होता है, बिल्कुल। अगर चाहे साथ ही सदन जो है वो संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा सकता है। अगर कह सकता है कि भाई हमारी कोई बात अब मत छापिए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये विशेषाधिकार होता है साथियों। चाहे तो सदन आपको रोक दे। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि भाई गैलरी मत बैठो, बटकेश्वर दत्त की तरह बम्मा को भाग दो तब भगत सिंह की तरह, तो कहा जा सकता है साथी, ऐसे बिल्कुल कहा जा सकता है। दोनों बातें सही है, मतलब रोक लगाया जा सकता है। डी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझिएगा बात को। देखिए संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार में जैसे इसे अपनी रिपोर्ट वाद विवाद कार्यवाही में प्रकाशित कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। यह अपने कर्तव्यों यह अपनी कार्यवाहियों से अतिथि को बाहर कर सकते हैं साहब। कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक मतलब ये कर सकते हैं। यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम भी बना सकते हैं। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकार के हनन या सदन की अवमानना के लिए निदिता, चेतावनी, कारावास का दंड भी दे सकते हैं। इनके पास इतना भी अधिकार होता है साथी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद के सामूहिक विशेषाधिकार के संबंध में सही है? सामूहिक विशेषाधिकार दिया हुआ है साथी, ठीक है। तो कह रहा कि इसे किसी सदस्य को बंदी, अवरोध, अपराध सिद्ध, कारावास या मुक्ति संबंधित तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल। सदन चाहे तो किसी भी उस समय साथी किसी भी सदस्य को, माने अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनके बंदी, अवरोध या अपराध सिद्ध, कारावास या मुक्ति संबंधित तात्कालिक सूचना आपको देनी चाहिए। यह जांच कर सकती है और तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश भी दे सकती है। चाहे तो किसी मुद्दे को ये खुद भी देख ले सकती है। सी हो जाएगा साथी राइट आंसर। सदन का
ये विशेषाधिकार होता है क्या, इसे किसी सदस्य की, माने जो सदन का सदस्य हो, बंदी, अवरोध, अपराध सिद्ध, कारावास, मुक्ति संबंधित तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, न्यायालय से मांग सकता है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश भी दे सकती है। न्यायालय सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। किसी समिति का कार्यवाही का जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति, चाहे सदस्य हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता है, यानी वहां पुलिस नहीं जा सकती है साथी। और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही सिविल या आपराधिक को उनके ऊपर किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप टूरिस्ट बन के घूमने गए हैं तो आपको भी छूट मिल जाएगा, नहीं। सदस्य या कोई बाहरी व्यक्ति अगर वो सदन में है तो उनके लिए ये सारे नियम लागू होते हैं साथी। अगला, साधारण विधेयक को किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, विधेयक आप जानते हैं 4 तरह से होते हैं साथी। सामान्यतः वैसे तो कई विधेयक हैं, तो इसमें से जो साधारण विधेयक का साथी वो किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको याद होगा, अभी आपने पीछे पढ़ा कि विधेयक को दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, तो साधारण विधेयक को याद रखिएगा, माफ करिएगा, किसी भी सदन में साथियों इसे लाया जा सकता है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब साथियों। ठीक है, देखिए ध्यान से, अनुच्छेद 107 क्या कहता है? अनुच्छेद 107 कहता है कि विधेयकों का पुनः स्थापन, मतलब अनुच्छेद 107 का एक कहता है इसके अनुसार धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों को छोड़ दो, और जो जितने भी विधेयक होंगे वो किसी भी सदन में आरंभ किए जा सकते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी विधेयक है वह लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक तथा अन्य वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चाहे धन विधेयक होगा और वित्त विधेयक होगा, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, 107 का 2 कहता है कि भैया सुनो, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 108 मतलब संयुक्त अधिवेशन, 109 मतलब धन विधेयक के उपबंध के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधन सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। 107 कहता है कि देखो भाई, कोई भी विधेयक जो है पारित तब तक नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदन उस पर सहमत नहीं हो जाते हैं। अब जैसे अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे तो धन विधेयक के बारे में चाहे राज्यसभा का संशोधन माने चाहे ना माने, लोकसभा उसे पारित कर देता है तो भी वो विधेयक माना जाता है। वित्त विधेयक के बारे में भी ऐसे ही बात है, लेकिन अन्य सारे विधेयकों में दोनों सदनों को सहमत होना आवश्यक है साथी। ठीक है, ये 107 का दूसरा कहता है कि दोनों लोग अगर सहमत नहीं है तो कोई विधेयक है वो पारित नहीं माना जाएगा, यानी दोनों लोग का सहमत होना आवश्यक है। अगला कह रहा है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होते हैं। क्या कह रहा है? संसद में लंबित विधेयक, संसद में अगर कोई विधेयक लंबित है तो सत्रावसान अगर हो जाता है तो उसके कारण व्यपगत नहीं होता, माने खराब नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो सत्रावसान के दौरान काहे खराब होगा? विघटन होगा तब खत्म हो सकता है साथी, विघटन की अलग स्थिति है। ठीक है, लेकिन सत्रावसान माने कुछ समय के लिए टाल देना सत्र, उस समय जो है तो उस समय काहे खराब होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है, नहीं होगा, सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यपगत नहीं होगा। जाहिर सी बात है भाई। आप सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई विधेयक है जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा में उसे पारित नहीं किया है। देखिए, अगर लोकसभा पारित कर दे कोई विधेयक, अगर लोकसभा साथियों कोई विधेयक पारित कर दे और वह विधेयक राज्यसभा में हो, ठीक है, तो वह विधेयक तो नहीं खत्म होगा विघटन के बाद भी। लेकिन अगर राज्यसभा, मान लीजिए विघटन मतलब राज्यसभा कोई विधेयक पारित करता है और इस पर लोकसभा इसने जो है साथी पारित नहीं किया है, तो लोकसभा विघटन हो भी जाए तो भी ऐसा विधेयक खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा जो है उस पर कुछ किया ही नहीं है ना। तो बिल्कुल सही है, सी वाला हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों के दोनों राइट आंसर मेरे दोस्त, है ना। देखिए 107 का 3, 4, 5 क्या कहता है समझिएगा। 3 कहता है कि भाई सुनो, संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होता है। अगर सत्रावसान हो भी गया तो भी विधेयक खत्म नहीं होता है। 107 का 4 कहता है कि राज्यसभा में अगर कोई विधेयक लंबित है जिसे लोकसभा ने अभी पारित ही नहीं किया है, तो अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तब पर भी वैसा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो व्यपगत नहीं होगा, यानी खत्म नहीं होगा। जाहिर सी बात है,
लेकिन 105 क्या कहता है, सुनिएगा 107 का 5, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, अरे यार लोकसभा में लंबित नहीं, यहाँ राज्यसभा करिएगा, राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा में लंबित है। अच्छा रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, आगे आगे दिया साथी, रुक जाइए, ये संविधान की भाषा है, मेरी भाषा होती है दूसरा होता है। देखिएगा कह रहा है भैया देखो सुनो, कोई विधेयक है जो लोकसभा में लंबित है, या देखिए या लगाया है, जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, ठीक है, और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। जैसे कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा ने पारित किया, ठीक है, लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया साथी, तो लोकसभा ने मान लीजिए कोई विधेयक पारित किया और उसके बाद जो है ये विघटित हो जाता है, भाई जाहिर सी बात है लोकसभा ने विघटित हो जाएगा, पारित कर दिया लोकसभा ने, और लोकसभा पारित होने के बाद वो विधेयक राज्यसभा में जाना चाहिए, जाएगा, राज्यसभा में लंबित हो गया, लेकिन उससे पहले लोकसभा का विघटन हो गया, तो वह विधेयक क्या होगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। बस यही बात ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है 107 का 5 कि भाई विघटन व्यपगत हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अगर संयुक्त बैठक भी उस पर विचार हो चुका है तो भाई संयुक्त बैठक का अभी आगे हम समझेंगे क्या मतलब होता है, अनुच्छेद 108 आगे इसके बाद ही है, समझ लेते हैं। देखिएगा इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे दिमाग में, तो अभी आगे हम चर्चा कर लेंगे। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो ये तो हलवा हल्ला बच्चों वाला सवाल हम लोग से पूछ लिया, बता दीजिए कौन बना सकता है, अध्यक्ष बनाएंगे संयुक्त बैठक, तो आप कहोगे नहीं सर राष्ट्रपति बनाएंगे, जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो हम अनुच्छेद 108 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 108 कहता है कि देखो भैया राष्ट्रपति के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जब संयुक्त बैठक बताया जाता है, बुलाया जाता है, कौन कौन परिस्थिति है, पहला यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा ने पास किया, ठीक है, लोकसभा ने पास किया तो जाहिर सी बात है इसे राज्यसभा में जाना चाहिए मेरे दोस्त, है ना, तो राज्यसभा ने क्या किया, इस विधेयक को खारिज कर दिया और दोनों में मार हो गया, तो राष्ट्रपति कहेंगे आप दोनों लोग आओ बैठ करके हम लोग मामला सुलझा लेते हैं, इस तरह से। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत है, मान लीजिए कि राज्यसभा ने कोई संशोधन मांगा, लोकसभा ने कहा संशोधन नहीं करेंगे, तभी भी बैठक बुलाया जा सकता है, गतिरोध आ गया। दूसरे सदन को बिना विधेयक पास किए 6 माह से अधिक समय हो गया हो, मान लीजिए कोई सदन है जो कोई, मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई विधेयक पास किया, राज्यसभा ने उसे 6 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रोक लिया, तभी भी विधेयक मामला गंभीर हो जाएगा। तो ये 3 स्थितियां ऐसी बनती है जब राष्ट्रपति इनके बीच में आपसे संबंध को बचाए करने रखने के लिए संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत साथियों, ठीक है, समझेंगे बात को। देखिए करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। धन विधेयक के मामले में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो पहली बात तो धन विधेयक के लिए कोई गतिरोध उत्पन्न होना नहीं माना जाएगा, तो पहले का गलत हो जाएगा, ये साधारण विधेयक के लिए साथी हो जाएगा, धन विधेयक के लिए नहीं होगा। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ये आहूत की जा सकती है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता साथी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर वो अनुपस्थित है तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे अध्यक्षता करता है। जरा ध्यान रखिए, दिमाग पे जोर डालिए, तो खूब अच्छे से जोर डालिए दिमाग पे और बताइए, मैंने 2 स्थिति आपको बताया था कि अगर अध्यक्ष नहीं होंगे, सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति करेंगे, आपको ध्यान होगा ना, सामान्य स्थिति वाली कंडीशन आपको याद रखिए। पर भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से गायब हो रहे हैं, अगर तब बैठक से अगर गायब होंगे तब कौन करेगा, तो सदन के द्वारा, लोकसभा के द्वारा उसकी प्रक्रिया के तहत चुना गया कोई व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति नहीं। मैंने आपसे ये बात बताई थी, आपको ध्यान होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, डी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई, ठीक है, समझिएगा बात को। देखिए संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में, यानी संयुक्त बैठक साथी 2 ही केस में होता है, एक तो साधारण विधेयक या तो वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ऐसा बैठक नहीं होता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक साथियों नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है।
मान लीजिए कि लोकसभा में वो विधेयक पारित हुआ और विघटन के कारण साथियों वो विधेयक मतलब विघटन के कारण वो समाप्त हो जाएगा, तो उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई साधारण विधेयक पास किया और वो चला गया किसके पास, राज्यसभा के पास, लेकिन कुछ बात चर्चा हो राज्यसभा का, उससे पहले लोकसभा विघटित हो जाता है, तो ऐसा विधेयक खत्म हो जाता है, तो उस पर तो बैठक होगा ही नहीं। लेकिन जब संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक का नोटिस दे दे। मान लीजिए लोकसभा में भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, दोनों में गतिरोध हो गया और गतिरोध के बाद महामहिम ने कहा, यानी प्रेसिडेंट ने कहा कि दोनों को बैठक बुलाना है, तो भैया दोनों को आना पड़ेगा, चाहे विघटन हो चाहे जौन हो। ठीक है, याद रखिएगा। और जब राष्ट्रपति ने कह दिया तो उस पर कोई कार्यवाही भी आप नहीं कर सकते, कोई विघटन उघटन भी आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही वो खत्म हो सकता है विधेयक। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं। और अगर ये बैठक में नहीं है तब कौन करेगा, तो उपाध्यक्ष करेंगे। और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन करेगा, तो राज्यसभा के उपसभापति। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक का अलग नियम चलता है, मैं भूल गया साथी। सामान्य बैठक और संयुक्त बैठक में, ठीक है, ये अंतर होता है साथी। तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो करेंगे। अगर आपने ध्यान रखना तो संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेंगे। अगर ये नहीं है तब कौन करेगा, डिप्टी लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तब कौन करेगा, उपसभा, यहाँ सभापति नहीं है भाई, उपसभापति करेंगे, यानी राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर करेंगे साथी, राज्यसभा के उपसभापति महोदय करेंगे, सभापति नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे बैठक, उपसभापति करेंगे। यदि राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है तब कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक के सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा कि अध्यक्षता कौन करेगा, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो किसी केस में नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो रही है अच्छे से? ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पेपर में घुमा फिरा के आएगा तो जवाब दे ही देंगे, क्या दिक्कत है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, नीचे से संयुक्त बैठक के कोरम के लिए दोनों सदनों की कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। बात तो सही है भाई, है ना, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही राज्यसभा की प्रक्रिया के अनुसार, ना 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 ना, संयुक्त बैठक की कार्यवाही साथी लोकसभा प्रक्रिया के अनुसार होता है, लोकसभा प्रक्रिया के अनुसार होता है। राज्यसभा की कार्यवाही के तहत मैंने राज्यसभा की प्रक्रिया नहीं होती है। केवल एक हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब मेरे दोस्त, राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा आपने देखा संयुक्त बैठक के लिए कोरम कितना चाहिए, 1/10 चाहिए। संयुक्त बैठक की कार्यवाही किसके अनुसार होगी, लोकसभा प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, अब जानते हैं चूंकि लोकसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए साथियों संयुक्त बैठक में सबसे ज्यादा शक्ति किसकी होती है, लोकसभा के पास होती है। 1950 से अब तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त बैठक बुलाई गई है, और यूपीएससी 2021 में यह सवाल पूछा गया था कि पहली बार संयुक्त बैठक कब बुलाई गई थी। तो पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 1960 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेकर के दोनों राज्यसभा लोकसभा भिड़ गए थे साथी। दूसरी बार बैंक सेवा आयोग को लेकर के 1977 में, और तीसरी बार आतंकवाद निवारण विधेयक को लेकर के 2002 में। तो पहली बार कब बुलाया गया था, ये पेपर में कई बार पूछा गया, तो 1960 में, ध्यान रखिएगा। अगला, धन विधेयक कहां पुनः स्थापित किया जा सकता है, कहां पे लाया जा सकता है, तो अब अगर सोच रहे हैं ये वाला सवाल है, धन विधेयक ये तो हमको पता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ला सकता है, धन विधेयक हो या कौन सा विधेयक, वित्तीय विवरण विधेयक, तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में लाएंगे, राज्यसभा कोई मतलब नहीं है, पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा अनुच्छेद 109 कहता है क्या, अनुच्छेद 109 में दो बातें, पहला कहता है कि भाई देखो इसके अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 102 कहता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा, और जिस समय वो प्राप्त करेंगे विधेयक को, उसकी प्राप्ति के 14 दिन के भीतर साथी अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देंगे। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, ये बात 109 में दिया गया है। तो धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं होगा, ये बात 109 में दिया गया है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा अगर कहेगा पेपर में तो वो 110 में है। थोड़ा दोनों में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाता है, कुछ लोग इसको भी ये मार के आते हैं कि धन विधेयक लोकसभा में ही पास किया जाएगा, कौन से अधिनियम में दिया गया है, सॉरी कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो लोग 110 मार के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा, 109 में दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, 109 में एक बात और है, कहता है कि 109 की भारतीय संविधान डायरेक्ट के अनुसार यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो भाई जाहिर सी बात है
सही बात है इसमें। तो 109 का 4 कहता है कि भैया सुनो देखो, लोकसभा के पास ये शक्ति होती है। मान लीजिए लोकसभा ने विचार करने के लिए दिया 102 के तहत, लेकिन मन नहीं इनका कह रहा है, तो इन्होंने विचार नहीं किया, कुछ संशोधन दे दिया, ठीक है। और उन संशोधन को अगर चाहे लोकसभा मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो जैसे बिल गया था उसी रूप में बिल पास कर दिया जाएगा। तो ये बात 104 में दिया गया। तो 103 और 104 को जरा ध्यान से समझिएगा। 103 कहता है क्या साथी कि कहता है कि धन विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक इस प्रकार के संशोधन सहित पास कर लिया जाएगा। ठीक है, मैंने स्वीकार करने के बाद जिस रूप में स्वीकार करेगी संशोधन सहित मान लिया जाएगा। 109 का 4 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार नहीं करती है तब भी उसी रूप में मान लिया जाएगा जिस रूप में उसे पास किया गया था। मान लीजिए कि लोकसभा ने ऐसे धन विधेयक दिया और ये धन विधेयक गया राज्यसभा के पास, तो अनुच्छेद 109 का 3 कहता है कि इसमें संशोधन कर लो, तो भैया धन विधेयक में संशोधन हेतु छप गया और ये पास हो जाएगा। लेकिन होता है क्या कि कह दिया गया कि नहीं, आप जो है इनके संशोधन को स्वीकार नहीं करो, तो यहाँ पे संशोधन को स्वीकार नहीं रखा जाएगा, बिल जो है पास कर लिया जाएगा। बस ये दोनों अंतर है। 109 के 3 में संशोधन को मान लिया गया, 109 के 4 में संशोधन को नहीं माना गया। 109 के 5 में कह दिया गया कि अगर 14 दिन के भीतर नहीं मानेंगे तभी भी उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा में धन विधेयक पास किया गया था। बस यही बात है 103, 4, 5 में। कितना आसान है ना 109। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है मेरे दोस्तों? परिभाषित दिया है तो परिभाषित अब कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। 110 कहाँ है वो? सी मार दीजिए राइट आंसर। अब जरा से मेरे दोस्त कुछ आर्टिकल इसको रट्टा मार लीजिएगा, ये हमारे काम का यहां तक नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो है इतने पर पूरा फोकस नहीं करेंगे। डायरेक्ट अनुच्छेद ऐसा हमसे कभी नहीं पूछा गया कि बताइए अनुपूरक अतिरिक्त अनुपूरक कहाँ पे दिया गया, ऐसा कभी भी सवाल नहीं पूछा सकता। केवल आर्टिकल 12 और आर्टिकल 10 यहाँ पे पूछा जा सकता है। बाकी ये सारी चीजें बीच बीच में आएंगी जब हम आपको अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें जब हम बताएंगे, तो ये सारी आर्टिकल उसमें बीच बीच में आएंगी। तो हालांकि मैं वहां जिक्र कर दूंगा, पर एक बार आप क्रमबद्ध तरीके से इसको देख लीजिए, क्योंकि इसके सब आर्टिकल हमसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो अलग से इस पर हम इनके सब आर्टिकल पर वीडियो बना देंगे, लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा कि वह जो सब आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिविल सर्विस के एग्जाम में यानी आईएएस के एग्जाम में वो मदद करता है। हमारे एग्जाम के लिए बस इनका बहुत ज्यादा पूछ लिया तो इन अनुच्छेद के बारे में पूछ सकता है। इनके सब आर्टिकल बहुत पेचीदा होते हैं जो सिविल सर्विस के लिए आवश्यक होते हैं। पर अगर आप जिद करेंगे तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको भी पढ़ा देंगे, पर उसकी आवश्यकता है नहीं मेरे दोस्त। जहां आवश्यकता होगी यथास्थिति हम उसे आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? आपको सिर्फ 111 छोड़ दिए। विधेयकों पर अनुमति, तो अभी हम राष्ट्रपति के बारे में जब देखेंगे तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देंगे या उसे अनुमति अपने पास रोक सकते हैं, यानी वीटो की शक्ति हम इसके बाद वाले क्लास में जब अनुच्छेद 123 कराएंगे, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो उससे पहले हम उनकी वीटो की शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसे भी हम आपको समझाएंगे। तो वीटो की शक्ति वो अनुच्छेद 111 के तहत प्रयोग में लाया जाता है, तो वी विल डिस्कस ऑन देयर। ठीक है, हम उसे वहां पे साथी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे भाई वार्षिक वित्तीय विवरण 112 के तहत लाया जाता है। घबराइएगा मत, एक एक बात को हम छोड़ेंगे नहीं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, 112 में कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। 112 का 1, इसके अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेंगे। इस भाग में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है, जिसे हम बजट कहते हैं आम भाषा में साथी, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक होता है। अब जानते हैं वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, कहा कि साधारण बहुमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे बहुमत 4 तरह के होते हैं। एक तो आपका साधारण बहुमत होता है साथी, सामान्य रूप से, ठीक है, और एक तो प्रभावी बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है, फिर विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत 2-3 तरह के होते हैं। तो मिला जुला के साधारण बहुमत कह रहा है कि यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है, यानी जितने लोग सदन में उपस्थित हों और मतदान कर रहे हैं। जो लोग एब्सेंट हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उन सदस्यों का बहुमत ही साधारण बहुमत है। बात सही है। यह रिक्त सीटों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होता है। नहीं, गलत है, गलत है सर। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तो साधारण विधेयक नहीं हो जाएगा, इसे साथ हम प्रभावी विधेयक कह सकते हैं।
ठीक है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 36 का पहला। सी मारे हैं, अरे भैया टाइपिंग वाले इतना ज्यादा पढ़ थे तो फिर टाइपिंग काहे करते हैं। कितनी बार कहा जाता है पढ़ लो, कम से कम संविधान है, काम में आएगा। संसद में सामान्यतः 4 प्रकार के बहुमत होते हैं साहब, कौन कौन सा? एक तो होता है साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर सकते हैं, अगर वो लोग मत दे रहे हैं तो उसको हम साधारण बहुमत बोलते हैं, ठीक है। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि रिक्त सीट को छोड़ करके सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी जो लोग नहीं आए हैं। अच्छा, बहुमत पहले जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कुल 100 सदस्य हैं, ठीक है, 100 काहे लेंगे, 550 ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर हमें लोकसभा में बहुमत चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आधा, तो आप कहोगे सर इसका आधा 225 हो गया, प्लस में 1 कर दीजिए, 226 मेंबर हो गए, यही है इसका मतलब बहुमत साथी, ठीक है, 226 यानी आधे से एक ज्यादा, यही हो गया बहुमत, ठीक है। तो साधारण बहुमत में क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए कि उस समय कोई बिल है, कोई कुछ पारित किया गया है, ठीक है, और उस समय लोकसभा में केवल 500 लोग आए हुए हैं, 50 लोग अब्सेंट हैं, तब बहुमत कितना होगा? क्या 226 होगा? नहीं साथी, तब बहुमत हमारा इसका आधा प्लस 1 यानी 250 प्लस 1, यही हमारा बहुमत हो जाएगा, यानी 251 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हमारा बहुमत हो जाएगा। और सुनिएगा, ये कहता है कि नहीं, अगर मान लीजिए कि 500 लोग हैं लेकिन 100 लोग कहते हैं कि नहीं हम मतदान नहीं करेंगे, हमारे जब काका आएंगे तब हम मत करेंगे। मान लीजिए 100 लोग ऐसा कह देते हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे, तब बच्चे 400, तब बहुमत कितना होगा? तब बहुमत हो जाएगा साथी 200 प्लस 1 यानी 201 लोग ही हस्ताक्षर कर देना, तभी पारित हो जाएगा। बस यही है बात, समझ लीजिएगा। प्रभावी बहुमत कब होगा कि अगर कोई विधेयक प्रभावी बहुमत से पारित हो रहा है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि सदन है, सदन में 550 लोग हैं, ठीक है, और 550 लोगों में से, अच्छा यहाँ पे देखिए साथी, उपस्थित और मतदान करने वाले की संख्या जोड़ी जाती है, लेकिन प्रभावी बहुमत में उनकी संख्या घटा दी जाती है, ठीक है। जैसे 550 लोग हैं लेकिन 50 लोग साथी अब्सेंट हैं, वहां उपस्थित और मतदान वाला था केस, गायब वाला केस नहीं था। जैसे मान लीजिए उपस्थित है कितना, देखिए कंफ्यूजन मत लाइएगा बाबू। साधारण बहुमत में क्या हुआ, मान लीजिए सदन में लोकसभा में आज कुछ होना है और 500 लोग उपस्थित हैं साथी, ठीक है, लेकिन उपस्थित होने के साथ साथ ये 500 लोग साथी उपस्थित हैं, तो ये उपस्थित सदस्यों का मतलब बहुमत चाहिए, तो 250 प्लस 1 यानी 251 पे यहाँ पे विधेयक पास हो जाएगा, ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से पास हो जाएगा। प्रभावी बहुमत में क्या कहता है? प्रभावी बहुमत में कहता है, भाई सुनो, लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? तो आपको सर 550 है, आज 20 लोग नहीं आए हैं, तो कितना बचा? 530। तो अब देखिए, ये कहता है कि प्रभावी बहुमत माना जाएगा कि रिक्त सीटों को छोड़ करके सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए साथी, यानी जो रिक्त है उसका छोड़ करके सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी 530 में 530 लोग का, यानी अगर देखा जाएगा तो 215 प्लस 1 होना चाहिए। मत तो देना ही पड़ेगा, यहाँ कहता है कि मतदान करने वाले, लेकिन ये कहता है नहीं, इतना होना ही चाहिए, 216 होगा तभी मानेंगे, ठीक है। पूर्ण बहुमत क्या कहता है? पूर्ण बहुमत कहता है कि भाई सुनो देखो, इसमें कहता है कि कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए, यानी 550 का बहुमत साथी 225 प्लस 1 यानी 226 सदस्य होने चाहिए, चाहे कोई एब्सेंट हो चाहे कोई प्रेजेंट हो, हमें कुछ लेना देना उससे नहीं है, बस 226 सदस्यों के बहुमत से वो विधेयक पारित होनी चाहिए। तो साथियों पूर्ण बहुमत का यही मतलब होता है, और जिस सरकार की सीटें 226 बन जाती हैं जब लोकसभा में, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है साथी, यानी अब वो कोई विधेयक पारित कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा था आपके बार 400 पार, तो 400 पार का मतलब कि वो कुछ भी कर सकते थे साथी, कुछ भी, एनीथिंग। अभी जैसे एक बिल लाया इन्होंने, आपने देखा होगा, तो उस बिल पर राहुल गांधी ने मुंह पर ही बिल फेंक दिया कि नहीं ऐसा नहीं बिल होगा, जिसमें 3 वर्ष अगर 3 महीने तक कारावास हो जाती है तो उनकी सीटें छीन सकती हैं, वो वाला विधेयक था। और अगर मोदी जी पार कर लिए होते 404, तो भाई 400 आपके बाद 400 पार कर लिए होते, तो कोई नहीं रोक सकता, वो बिल पास हो जाता साथी, कोई नहीं रोक सकता। तो ये लोकतंत्र है, लोग उठाते हैं गिराते हैं, लोगों के हाथ में वाकई में सब कुछ है, भले ही लोग बेवकूफ बना दिए जाते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है साथी? ये कहता है कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता, दोनों सदन, यह बवाल फंस जाता है, प्रत्येक बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होने की जरूरत है, यानी इसमें ये दोनों लोग शामिल हो जाते हैं साथी, है ना। तो यही होता है अंतर, आपको अलग से ध्यान रखना होगा।
निम्नलिखित में से किस मामले में प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाली, मतलब 2 तिहाई सदस्यों का बहुमत यानी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। साथियों, अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो विशेष बहुमत 368 के तहत हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो विशेष बहुमत हम लाएंगे। साथ साथ में लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना है तभी भी हम साथियों विशेष बहुमत लाएंगे। जो है मैं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत गलती हो जाएगा, वो साधारण बहुमत लाएंगे साथी। इनको जो है, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का मतलब संकल्प कहाँ पारित होगा, तो हमने आपको बताया था कि इनके लिए संकल्प राज्यसभा में ला जाएगा, राज्यसभा में ला जाएगा और लोकसभा के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। आपको ध्यान होगा, अगर पिछला वीडियो आपने पढ़ा है तो ये कैसे सही हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, लोकसभा में जाता है लेकिन संकल्प तो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना। ठीक है, तो साधारण बहुमत की जरूरत होती है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। इसीलिए कह रहा हूं पढ़ते चलिए, लिंक करते चलिए। देखिए, विशेष बहुमत में कुछ पारित हुए से संविधान संशोधन करना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक को हटाना है तो विशेष बहुमत लाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है या राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तब विशेष बहुमत लाएंगे, और भी कई सारे केसेस होते हैं। चलिए, प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न होता है, इस सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो साथियों, एक प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न, जिसमें स्टार नहीं लगा रहता है, अतारांकित प्रश्न होता है। ये प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है, उसके तुरंत बाद, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा, प्रश्नकाल क्या होता है साथी? देखिएगा, संसद का जो पहला स्टार्टिंग का घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछता है और सामान्यतः मंत्री उसके उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं साथी, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। अब यहाँ से सवाल कैसे बनता है बस उसे समझ लीजिएगा। तारांकित प्रश्न क्या होता है? इसका उत्तर मौखिक दिया जाएगा और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, बस ये दोनों कोड याद रखना है। तारांकित में जब स्टार लगा होगा प्रश्न पर तो मौखिक उत्तर देंगे, ठीक है। तारांकित प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जाता है, यहाँ पे लिख दिए होते तो कुछ बिगड़ जाता। मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न के मामले में क्या होता है साथी? देखिए, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अतारांकित प्रश्न, इनके मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते तुरंत बाद, बस ये ध्यान रखना है। अतारांकित में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तारांकित में पूछा जा सकता है। अल्प सूचना वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर मौखिक भी चाहे तो मंत्री तुरंत दे सकता है। अगला सवाल सकते, कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? तो भारत वाले ने खोजा है शून्यकाल। तो भारत वाले हमारे बहुत मजेदार चीज होते हैं साथी। प्रश्नकाल और सदन को स्टार्ट करने के बीच का समय होता है साथी शून्यकाल। तो शून्यकाल हमारे भारतीयों ने ढूंढा है, सी हो जाएगा राइट आंसर साथी। देखिएगा, शून्यकाल प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी दोपहर 12 से 1 के बीच में शुरू होता है। इसे सदन के नियमित कार्यकृत के साथ किया जाता है, ठीक है। साधारण प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय होता है शून्यकाल कहते हैं, और यह संसदीय प्रक्रिया में भारत का नवाचार है। 1962 से साथियों शून्यकाल अस्तित्व में आया। आज का आखिरी सवाल है मेरे दोस्त, डाटा संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। अगर मान लीजिए कि सदन के सदस्य कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? चिल्लाएंगे क्या हो? नहीं साहब, वो क्या करते हैं कि एक प्रस्ताव के तहत साथियों वो अपनी बात को, विचार को प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। तो ये होता है साथी प्रपोजल प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, गिलोटिन प्रस्ताव, तमाम खुले प्रस्ताव, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इन सारे प्रस्ताव को आप पढ़ के आइएगा। कुछ चीजें हमने छोड़ा है क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बाकी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम संसद में करते चलेंगे। तो साथी प्रस्ताव क्या होता है कि एक प्रकार का औपचारिक प्रस्ताव समझिए होता है, जिसे सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात को रखने की बात करता है, तो वो सब साथियों प्रस्ताव के माध्यम से ही करता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।